आपने कभी ऐसे बार के बारे में सुना है जिसके अंदर आप एक दफ़ा चले गए तो बाहर आने पर आपको गोली मार दी जाएगी? और यही नहीं, अगर आप बार के अंदर भी मौजूद रहते हैं तो आपके ज़िंदा रहने की कोई गारंटी नहीं। फिल्म बार की शुरुआत यहीं से होती है। एक आदमी जिसका नाम सर्जियो है वो बाहर के अंदर आता है और दूसरा आदमी ठीक उसी वक्त बाहर चला जाता है। बाहर निकलते ही उस आदमी को गोली मार दी जाती है। गोली चलने की आवाज़ से सड़क सुनसान हो जाती है और सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। किसी को भी मालूम नहीं होता कि गोली कहाँ से चली है। एक आदमी जिसका नाम सैतूर है वो कोशिश करता है किसी तरह पुलिस को बुलाया जाए, लेकिन वहाँ नेटवर्क मौजूद नहीं होता। वो मरे हुए आदमी को देखने बाहर जाता है, लेकिन उसे भी गोली मार दी जाती है, जिससे बार के अंदर मौजूद लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और सबके सब लोग नेटवर्क न आने पर हैरान होते हैं। एक लड़की जिसका नाम एलिना होता है वो लोगों को मशवरा देती है कि वो टीवी पर देखना चाहिए कि आखिर बाहर चल कर रहा है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि टीवी पर इस बारे में कोई चीज़ नहीं चल रही होती। इतनी देर में जब वो दोबारा बाहर देखते हैं तो वहाँ से दोनों लाशें गायब हो चुकी होती हैं। सब लोग ये बात समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तभी सैतूर कहता है कि मुझे लग रहा है कि किसी शख्स का ये प्लान है कि हम में से कोई भी बाहर ना जा सके। तब सर्जियो बोलता है कि हो सकता है कि हम में से कोई किलर या कातिल मौजूद हो जो सब लोगों को मारना चाहता हो, या उसके पास भारी मकदार में बारूदी सामान मौजूद हो और पुलिस उसे मारना चाहती हो। तब अचानक सर्जियो एक आदमी को देखता है जिसका नाम नाचो है। वो अपने पैर से एक बैग को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। नाचो के बैग को पकड़कर खोला जाता है, लेकिन उसमें से कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। नाचो सबको समझाने की कोशिश करता है कि हार्ड डिस्क में खतरे लायक कोई भी चीज नहीं है। वो एक एड कंपनी में काम करता है और इस डिस्क में उसका डाटा मौजूद है, लेकिन इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और एलिना इस डिस्क को तबाह कर देती है, लेकिन इसमें कुछ नहीं निकलता। अचानक नाचो देखता है कि काउंटर पर एक ब्रीफ केस रखा हुआ है। वो इसके ऑनर के बारे में पूछता है तो सर्जियो उसको बताता है कि ये उसका ब्रीफ केस है। सर्जियो उसको उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बार की ऑनर उसको उठा लेती है और सर्जियो के मना करने के बावजूद उसको खोल दिया जाता है। इसमें से औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। अचानक सबको बाथरूम की तरफ से एक अजीब आवाज आती है। सब लोग जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है। किसी न किसी तरह सब लोग मिलकर दरवाजा खोल देते हैं। अंदर एक मोटा सा आदमी लेटा हो बेहोश पड़ा होता है। दरअसल कहानी की शुरुआत में ये वही आदमी है जो खांसता हुआ वॉशरूम के अंदर गया था और तब से बेहोश वहाँ पड़ा होता है। इस बेहोश आदमी के पास एक इंजेक्शन पड़ा होता है जिसे एलिना उठाकर अपने पास रख लेती है। एन उसी वक्त बाहर गाड़ियों की आवाज आती है और लोग देखते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स आ गए हैं। वो वहाँ टायर चलाकर चले जाते हैं। लोग बहुत मायूस होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि आर्मी ऑफिसर्स उनकी मदद के लिए आए हैं। अचानक से टीवी पर इस बार वाले इलाके के बारे में हैरानकुन खबर आती है। शहर के हिस्से में आग लग गई है और शहर का वो इलाका सील कर दिया गया है। लोग बहुत परेशान होते हैं कि टीवी पर आग लगने वाला झूठ क्यों बोला जा रहा है। तभी वॉशरूम में बेहोश पड़ा आदमी सबके सामने आ जाता है और उसका जिस्म पूरी तरह से फूल चुका होता है। वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। मरने से ठीक पहले वो एक जुमला कहता है, डू नॉट टच मी। बार में मौजूद लोग मरने के बाद उसका मोबाइल उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये आदमी एक आर्मी ऑफिसर था और उसके मोबाइल में कुछ और आर्मी ऑफिसर्स की तस्वीरें होती हैं जिसमें उन्होंने वायरस से बचने वाली एक किट पहनी होती है। लोग समझ जाते हैं कि मरने वाला आदमी किसी वायरस से इन्फेक्टेड था और अब उसकी वजह से बार में मौजूद तमाम लोग वायरस का शिकार हो गए होंगे। दूसरी तरफ नाचो किसी न किसी तरह से मोबाइल में सिग्नल लाने में मसरूफ होता है। वो अचानक एक टेबल पर चढ़ता है तो सिग्नल बहाल हो जाते हैं। लोग उसे जल्दी से किसी मीडिया वाले को कॉल मिलाने का कहते हैं। इतनी देर में सैतूर भी मेज पर चढ़ता है और इसी चक्कर में मेज टूट जाता है। फिर एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी एम्पेरो उसे रोक देती है। वो कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का है। अगर तुमने इस फोन को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और एंड्रेस उसकी बात से एग्री कर जाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल या उस आदमी को छुआ है वो सब के सब इन्फेक्टेड हैं और ऐसा करने वाले उनमें से 5 लोग हैं। एंड्रेस उनको अपनी बंदूक से दम करता है और उनसे कहा जाता है कि इस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तहखाने में ले जाओ। इन सबको मजबूरन उनकी बात मानना पड़ती है और ये सभी 5 लोग डेड बॉडी को नीचे तहखाने में ले जाते हैं और अब ऊपर सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ ट्रीनी नाम की एक औरत को सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। ट्रीनी सबको तहखाने का दरवाजा खोलने का कहती है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। जैसे ही ट्रीनी दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर रखी कुछ बॉटल्स गिर जाती हैं और उनका लिक्विड एक साइड पर बहना शुरू हो जाता है। तभी उनकी नजर वहाँ पर बने एक ड्रेनेज पर पड़ती है और इसका मतलब वो लोग वहाँ पानी के रास्ते से होते हुए बाहर निकल सकते हैं। फिर इजराइल इस ढक्कन को खोल देता है और ड्रेनेज के अंदर से होकर वहाँ बाहर निकलने का फैसला करता है। इसलिए वो अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगाता है और इस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का सुराख छोटा होने की वजह से उससे नीचे नहीं जाया जाता। तभी अचानक उनको गोलियां चलने की आवाज आती है। आवाज सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर उन्हें बार में धुआं दिखाई देता है।
जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ऊपर बार में जो 3 लोग थे उनको किसी ने मार दिया है और बार को आग लगा दी है। दूसरी तरफ इजराइल अभी भी पूरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ होता है और वो सबसे पहले इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं। कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं और ऊपर आने के बाद वो देखते हैं कि बार बुरी तरह से जल चुका था। नाचो को वहाँ एक गन मिल जाती है जिसे वो खामोशी से उठा लेता है। ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से बार को सील कर रहे होते हैं। ये बड़ी खामोशी से ये सब कुछ देख रहे होते हैं क्योंकि बाहर किसी को भी ये भनक भी लगी कि अंदर अभी 5 लोग जिंदा हैं तो उन सब लोगों को भी मार दिया जाएगा। और तभी वहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। वो इसी मोटे आदमी का मोबाइल होता है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई थी। अलीना इसका फोन उठाती है और उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ना शुरू कर देती है जिसमें एक आदमी उस मोटे आदमी से पूछता है कि वैक्सीन लेने के बाद अब उसकी तबीयत कैसी है। उस आदमी ने जवाब दिया होता है कि अब मेरी तबीयत बहुत खराब है और किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब अलीना इस आदमी की पुरानी चैट पढ़ती है जिसमें इसने लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 और बची हैं और लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इन्फेक्शन है वही इस वायरस की वैक्सीन है। ये जानकर वो सब बहुत खुश होते हैं कि वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन फिर भी इनके माइंड में एक डाउट आता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो फिर इसकी मौत कैसे हो गई। अचानक इसके बाद वो फोन बजने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन पिक करते फोन बैटरी लो होने की वजह से स्विच ऑफ हो जाता है और अब वो किसी न किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। अलीना कहती है कि इस आदमी ने अपनी चैट में कहा था कि भाई उसके पास 4 बची हैं, तो क्यों ना हम उन वैक्सीन को ढूंढे। फिर ये सब नीचे स्टोर रूम में उसकी लाश के पास जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ कोई भी वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद वो सब लोग वॉशरूम जाते हैं जहाँ इजराइल उन्हें वैक्सीन के साथ मिलता है। इजराइल इन सब में से किसी एक की कुर्बानी मांगता है क्योंकि वैक्सीन 4 होती हैं और वो लोग 5, इसलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकाल कर अपने आप को लगा लेता है। तभी नाचो इस पर अपनी बंदूक तान लेता है, लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। इसके बाद नाचो और इजराइल आपस में हाथापाई शुरू कर देते हैं। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसी की गन छीन लेता है। इसी दौरान वैक्सीन इजराइल के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। ट्रिनी तहखाने में जाकर वैक्सीन उठा लेती है, लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से वैक्सीन छूटकर नीचे गिर जाती है। अब ये सब सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नाले में से कैसे निकाला जाए। इन सब में से एलिना सबसे पतली होती है, इसलिए सब उसे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर उस वैक्सीन को ला सकती हो, तो वो जाने से इनकार कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मान जाती है, जिसके बाद एलिना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और इस छोटे से सुराख से धकेला जाता है और बड़ी ही मेहनत के बाद वो नीचे नाले में गिर जाती है। एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो वैक्सीन को तार पर बांधकर ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन एलिना साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो जानती है कि ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी 3 ही बची हैं। एलिना सबको कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। फिर उसके बाद वो लोग ड्रेनेज के छेद को बड़ा करते हैं। तब तक एलिना बाहर का रास्ता ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक जगह पर उससे रोशनी नजर आती है। सबसे पहले वहाँ एक बने हुए खड्डे में इंजेक्शन को छुपा देती है। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारी पुलिस फोर्स खड़ी है जो बाहर मरने वाले उनके 3 साथियों को जला रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 4 लोग जो ऊपर स्टोर रूम में थे वो किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर से हाथापाई शुरू हो जाती है और इस बार नाचो उससे गन छीनकर उसको गोलियों से भून देता है। अब नाचो सैतूर को गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसको मारने के बाद हम तीनों बच सकते हैं। फिर एलिना इन तीनों को बाहर की तरफ ले जाती है जहाँ इसने वैक्सीन छुपा रखी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आगे बढ़ते हैं। नाचो और एलिना आगे चलते हैं और सैतूर ट्रेनी के पीछे। तभी अचानक ट्रेनी सैतूर को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है ताकि सारी टेंशन ही खत्म हो जाए, लेकिन नाचो ट्रेनी को ऐसा करने से रोक देता है। फिर ट्रेनी नाचो को कहती है कि तुम लोग मुझे मार दो ताकि तुम लोग ये वैक्सीन बांट लो, तुम्हारी जान बच जाए। नाचो ट्रेनी पर बंदूक तान लेता है लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिस पर ट्रेनी नाचो से गन लेकर वहाँ से थोड़ा दूर जाकर अपने आप को गोली मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बच चुके होते हैं और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही होते हैं और इसलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। इससे पहले कि सब लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते, यहाँ पर इजराइल आ जाता है जो अभी भी जिंदा होता है। इजराइल सैतूर पर पीछे से हमला करके उसको जान से मार देता है। अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है और वो नाचो और एलिना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियां नजर आती हैं। वो सीढ़ियों की तरफ भागते हैं कि तभी एलिना के हाथ से
इंजेक्शन छूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि इसराइल भी उनके साथ सीढ़ियों पर चल रहा होता है इसलिए वो नीचे नहीं जा सकते। नाचो जल्दी से अपना इंजेक्शन अलीना को दे देता है। फिर इसराइल नाचो को पकड़कर नीचे खींच लेता है जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं और उनकी वहीं गिरकर मौत हो जाती है। अलीना के पास अब जो इंजेक्शन बचा था वो उसे अपनी बॉडी में लगा लेती है और ऊपर ड्रेनेज का ढक्कन खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और गवर्नमेंट ने उस इलाके को पूरी तरह से सील किया होता है। तभी एक औरत उसकी बॉडी पर जैकेट डाल देती है। अलीना को बाहर भी होश नहीं होता और वो चुपचाप इस भीड़ में शामिल हो जाती है। आखिर में हमें इस कहानी में ये पता चलता है कि वो मोटा आदमी जो बार के वॉशरूम में खांसता हुआ गया था वो एक आर्मी ऑफिसर था और हो सकता है कि आर्मी कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो और उसी दौरान उनका अपना एक आदमी इन्फेक्ट हो गया हो। हालांकि उनके पास इस इंजेक्शन की वैक्सीन भी मौजूद थी लेकिन क्योंकि वो आदमी बीमार था इसलिए वैक्सीन उस पर काम नहीं करती। और जब आर्मी को पता चलता है कि उनका वो आदमी उस बार के अंदर है तो उस इलाके को पूरी तरह से सील कर देते हैं ताकि वहाँ से कोई बाहर ना निकल पाए और इस वायरस को उसी जगह खत्म कर दिया जाए। और इस काम के लिए चाहे उनको बेगुनाह लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े, थोड़े बहुत लोगों के लिए वो पूरी कंट्री को खतरे में नहीं डाल सकते थे इसलिए उनको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये कदम सही था या गलत?